देखिए, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से इम्प्लीमेंट होने वाला है भारत सरकार के जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट की एम्प्लॉई हैं उन सभी के लिए। और इस यूपीएस का जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम का कंप्लीट जो है आपका ऑफिशियल गाइडलाइन आ चुका है, गजट ऑफ इंडिया में आ चुका है। उसमें टोटल इन सभी गाइडलाइंस को 13 अध्याय में बांटा गया है। तो आज का सेशन में हम लोग चैप्टर 4 पे चर्चा करेंगे कि आज के सेशन जो चैप्टर 4 है हुआ है कंट्रीब्यूशन यानी अंशदान, यानी आपका कितना अंशदान होगा, गवर्नमेंट कितना आपका अंशदान देगी, कितनी ज़्यादा पुल कॉर्पस में जाएगा, कितना इंडिविजुअल कॉर्पस में जाएगा, क्या सारी प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसके पहले मैं टोटल अध्याय 3 तक जो है पढ़ा चुका हूँ। बेंचमार्क कॉर्पस क्या है, इंडिविजुअल कॉर्पस क्या है, पुल कॉर्पस, सभी तरह की वीडियो बना चुका हूँ। जा करके हमारे प्लेलिस्ट में देख लीजिएगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और हमारी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और चैनल वीडियो को शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों को। देखेंगे तो इसमें क्या है, अंशदान में कह रहा है कि अगर चैप्टर 4 की बात करते हैं, अंशदान को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, कंट्रीब्यूशन, यानी किसका कितना कंट्रीब्यूशन होगा, ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। कह रहा है कि व्यक्तिगत कॉर्पस यानी इंडिविजुअल कॉर्पस, इसको इंग्लिश में कहेंगे। कर कि यूपीएस अभिदाता वो है जितने लोग भी एनपीएस यूपीएस में जाएंगे या 1 अप्रैल 2025 के बाद जिनकी भी ज्वाइनिंग होती है वो सभी लोग क्या कहलाएंगे, आपके यूपीएस अभिदाता का मासिक अंशदान उसके मूल वेतन जिसमें जहां लागू हो गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है और महंगाई भत्ते का 10% होगा। यानी आपकी सैलरी से जो होगा, जो भी आपकी सैलरी से टोटल कितना कितना कटेगा, 10% कटेगा। कितना महंगाई भत्ता, बेसिक और डीए का कितना प्रतिशत कटता है, 10% कटेगा। और वो का बेसिक और डीए का 10%, जो आपका बेसिक होगा और डीए उसमें चारा वगैरह इंक्लूड नहीं किया जाता है। बेसिक और डीए को मिला करके ध्यान से समझेंगे, बेसिक और डीए का टोटल कितना 10% जो है वो किसमें जमा होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस में, आईसी में। ये कहां से कटेगा, आपके सैलरी से कटेगा। यूपीएस अभिदाता के मासिक अंशदान के बराबर राशि केंद्र सरकार द्वारा यूपीएस अभिदाता के व्यक्तिगत प्राण में अलग से क्या होगा, जितना आपकी ये आपकी सैलरी से जो कटेगा, जितनी आपकी सैलरी से कटेगा सेम उतना ही जो है आपकी जो डिपार्टमेंट होगा, जो एम्प्लॉयर होगा उसके द्वारा जमा किया जाएगा। जो भी डिपार्टमेंट आपको जॉब देगा उस डिपार्टमेंट के द्वारा 10% ही जमा किया जाएगा। कितना, तो ये भी कितना हो जाएगा, बेसिक और डीए का डियरनेस अलाउंस का टोटल कितना प्रतिशत, 10%। यानी टोटल आपके अकाउंट में कितना प्रतिशत जमा हो गया, आपके बेसिक और डीए का 20%। डीडीओ केंद्रीय सरकारी कर्मचारी के वेतन से अंशदान की कटौती करेगा और प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के संबंध में कटौती किए गए अंशदान का विवरण संलग्न करते हुए वेतन और लेखा अधिकारी पीओ या चेक आहरण संवितरण अधिकारी सीडीडीओ जो भी लागू हो को प्रत्येक माह की 20 तारीख तक बिल भेजेगा। कितने तारीख तक, आपकी सैलरी भले ही डिले आए चाहे, लेकिन आपके 20 तारीख तक आपका जो है यूपीएस में आपका कंट्रीब्यूशन जमा हो जाएगा। वो किसके, डीडीओ ऑफिस के द्वारा। आगे दिया है कि पीएओ या सीडीडीओ जो भी लागू हो डीडीओ द्वारा भेजे गए प्रत्येक यूपीएस अभिदाता के अंशदान के विवरण के आधार पर एक अभिदाता अंशदान फाइल एससीएफ तैयार करेगा और सीआरए प्रणाली में लेन देन आईडी, ट्रांजैक्शन आईडी उत्पन्न करेगा, जो प्रत्येक माह की 25 तारीख तक किया जाएगा। यानी कंप्लीट 20 तारीख तक आपका बिल जनरेट होगा और 25 तारीख तक जो होगा आपका कंप्लीट उसमें जमा हो जाएगा अंशदान। पीएओ या डीडीओ जो भी लागू हो कर्मचारी अंशदान तथा केंद्र सरकार के समतुल्य अंशदान को मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से न्यासी बैंक, ट्रस्टी बैंक में प्रत्येक माह के अंतिम कार्य दिवस तक प्रेषित करेगा, बशर्ते कि मार्च माह का अंशदान वेतन एवं लेखा अधिकारी सीडीडीओ मान्यता प्राप्त बैंक के माध्यम से अप्रैल माह के पहले कार्य दिवस के न्यासी बैंक में, यानी जो मार्च क्लोजिंग जो होता है वो कह रहा है कि मार्च का जो पेमेंट होगा वो अगले महीना 1 अप्रैल को जमा होगा, जबकि बाकी जो होगा प्रत्येक महीना के अंतिम तारीख तक वो सारी आपके बैंक में जमा हो जाएगा। आपकी कौन सी जो भी बैंक, आपको जो डिपार्टमेंट की जो अकाउंट होती है जिस बैंक में, जहाँ पे सभी एम्प्लॉई को अपना अकाउंट ओपन करना होता है, उस अकाउंट के द्वारा आपके कट करके कहाँ चला जाएगा, आपकी यूपीएस अकाउंट में चला जाएगा 10%। क्लियर। उसके अलावा जो है देखिए, ये जो 8.5% जो है बेसिक और डीए का, ये किस में जाने वाला है, पूल कॉर्पस में। इसकी भी चर्चा जो होगी
ये पूल कॉर्पस में जाने वाला है। ये भी जो ये आपकी सैलरी से नहीं कटेगा, ये आपका कोई जो भी एम्प्लॉयर जो होगी, गवर्नमेंट जो होगी, ये राशि जो है आपको जमा करेगी आपके पूल कॉर्पस में 8.5%, लगभग 18.5% गवर्नमेंट देगी, डिपार्टमेंट देगी, और 10% आपकी सैलरी से लिया जाएगा। तो यही सारी चीज़ें रूल्स था अंशदान के बारे में। अब जो है आपका अगर यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो अभी और भी है, देखेंगे यहाँ। चलिए आगे भी देखते हैं। बशर्ते कि किसी कर्मचारी जो 31 मार्च 2025 को एनपीएस का विजेता था और जिसने यूपीएस का विकल्प चुना है, उसके लिए यूपीएस के तहत पहला अंशदान विकल्प के प्रयोग के अगले माह में जमा किया जाएगा। बशर्ते कि केंद्र सरकार में नए भर्ती हुए कर्मचारी का पहला अंशदान आवेदन जमा करने की तारीख से 20 दिनों के भीतर उस महीने की अंतिम तारीख तक जिसमें केंद्र सरकार का कर्मचारी शामिल हुआ है, जो भी बाद में वो व्यक्तिगत पीआरएस में जमा किया जाएगा। यानी जो लोग नया ज्वाइनिंग करेंगे 1 अप्रैल 2025 के बाद, उनका जो होगा फॉर्म जमा करने के 20 दिन के अंदर या उस माह के अंतिम तिथि जो पहले हो जाए। अगर 1 तारीख को ज्वाइन करेगा तो 20 दिन के भीतर उसको जमा करना है, और मान लीजिए कि 15 तारीख को ज्वाइन करता है तो एक आपको उस महीने की अंतिम तारीख से पहले जो होगा कंप्लीट ज्वाइनिंग कर देगा। अगला देखेंगे पूल कॉर्पस। पूल कॉर्पस में निम्नलिखित शामिल होंगे: मूल वेतन, जिसमें जहां लागू गैर प्रैक्टिसिंग भत्ता भी शामिल है, और महंगाई भत्ते को अनुमानित 8.5% की दर से अतिरिक्त केंद्र सरकार का अंशदान यूपीएस विकल्प चुनने वाले सभी कर्मचारियों के समग्र आधार पर। यानी देखिए मैंने शुरू उधर ही बता दिया था कि टोटल 8.5%, 8.5% आपका जो पुल कॉर्पस में जाएगा। ये पुल कॉर्पस की राशि क्या होगी, बेंचमार्क कॉर्पस क्या होगा, इंडिविजुअल कॉर्पस क्या होगा, इन सभी बिंदुओं पे मैं वीडियो बना चुका हूँ हमारे प्लेलिस्ट में जा करके। यूनिफाइड पेंशन स्कीम के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में जा करके इस वीडियो को देख लीजिएगा। वहाँ पे कंप्लीट बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको समझाया गया। आगे देखते हैं कि विनियम 19(3) के अनुसार एक अभिदाता के व्यक्तिगत कॉर्पस से शेष राशि का हस्तांतरण और केंद्र सरकार द्वारा परिभाषित कोई अन्य अंशदान पूल कॉर्पस का प्रबंधन पेंशन निधि द्वारा किया जाएगा, जो विनियम 10 के तहत निर्दिष्ट केंद्र सरकार के निर्देशों और उस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किए जाने वाले ऐसे अन्य निर्देशों के अनुसार होगा। क्लियर। निधि आधारित प्रणाली कह रहा है कि यूपीएस एक निधि आधारित प्रणाली होने के नाते कर्मचारियों को अधिवर्षिता या सेवानिवृत्ति जैसा भी मामला हो के बाद सुनिश्चित भुगतान के लागू अंशदान कर्मचारी और नियोक्ता दोनों से के नियमित और समय पर संचय और निवेश पर निर्भर करेगा। यानी इसका कहने का मतलब है कि जब आप रिटायर होंगे या रिजाइन देंगे या किसी भी तरीके का अगर आप जॉब छोड़ते हैं, आपकी डेथ हो जाए, तो कंप्लीट जो समय समय पर जितनी भी आपकी पैसा जमा की गई होगी, जो इन्वेस्टमेंट किया गया वही इन्वेस्टमेंट से आपका रिटायरमेंट फंड मिलेगा। यूपीएस के तहत लाभों के समय पर नियमित भुगतान का आश्वासन व्यक्तिगत और पूल कॉर्पस के तहत निधियों की पर्याप्तता पर निर्भर करेगा। यानी जो आपका जब रिजाइन देंगे या जब आपका रिटायरमेंट होगा, जब आपकी डेथ होगी किसी भी तरीके का, तो उस समय जितनी भी आपको कितना राशि गवर्नमेंट के द्वारा मिलेगी वो सिर्फ 2 ही चीज़ों पे डिपेंड करेगी, एक इंडिविजुअल कॉर्पस आईसी और एक जो है पूल कॉर्पस यानी पीसी, इसी दोनों पे डिपेंड करेगा। क्लियर। यानी आईसी जो होगा आपका रिटायरमेंट फंड, जो सरकार इसमें 8.5% अपना जमा करती है और आईसी में टोटल 20% जमा होता है। इसी दोनों को टोटल आपका 28.5% हो गया बेसिक और डीए का। इसी के आधार पर जो होगा आपका कंप्लीट तय होगा। क्या तय किया जाएगा कि आपको टोटल कितनी रिटायरमेंट मिलेगी, लमसम अमाउंट कितनी मिलेगी, क्या पेंशन मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी, वो सभी चीज़ इसी पे डिपेंड करती है। क्लियर। तो ये आपका क्या था, चैप्टर 4 था। चैप्टर 5 भी जो है आपका है वो अंशदानों का निवेश कहाँ कैसे होगा, यानी जो आप कंट्रीब्यूशन जो दे रहे हैं, ये 20% जो दे रहे हैं, ये 8.5% जो दे रहे हैं, इनकी आपकी जो है इन्वेस्टमेंट कहाँ होगी, उन चीज़ों का कहाँ पे इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट करेगी और आप अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करते हैं, इन सभी बिंदुओं पे हम लोग चर्चा करेंगे किसमें, चैप्टर 5 में। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद साथियों।